Welcome to Socks Expert Pakistan. Socks Expert Pakistan is again here with a very crucial video how to do costing. Many people don't know how to calculate the costing of the socks. So Socks Expert Pakistan is here with the socks costing parameters and methods. तो नाजरीन YouTube देखने वाले साथियों, सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान आज एक बहुत अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है कि जुराब की कॉस्टिंग कैसे करें। बहुत सारे लोग जुराब की कॉस्टिंग नहीं कर पाते, तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है कि सॉक्स इंडस्ट्री में आलमोस्ट सारे लोग कॉस्टिंग सीख लें। तो सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब कॉस्टिंग कैलकुलेशंस की तरफ जाने से पहले एक बहुत अहम बात मैं करना चाहूँगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स इन आवर कल्चर वी क्रिटिसाइज द पर्सनस इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। तो ये कॉस्टिंग जो डिस्कस की जाएगी, कॉस्टिंग पैरामीटर्स, कॉस्टिंग मेथड्स, तो इसके ऑल व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ मस्ट फोकस ऑन पैरामीटर्स ओनली, मेथड्स एंड फार्मूलाज, नॉट फिगर्स, बिकॉज इट कैन बी डिफरेंट। रीजन टू रीजन, फैक्ट्री टू फैक्ट्री, पर्सन टू पर्सन, हर एक की अपनी एक राय होती है, वो अपने तरीक़ाकार से चलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जनरल कैलकुलेशंस को बेस बनाया गया है एक ऐसे यूनिट के ऊपर जो कि 100 मशीन का यूनिट है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि फिगर्स के ऊपर तवज्जो ना दीजिएगा। हमारे यहाँ ये अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता है तो हम कहते हैं भाई यहाँ तो 102 आना था, 103 कैसे लिख दिया आपने। इसकी कोई अहमियत नहीं है। देखना ये है कि 102 आए या 103 आए, फार्मूला क्या है, मेथड क्या है, उसमें आप अपनी फिगर्स को पुट करके चाहे 102 निकाल लें चाहे 103 निकाल लें। तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट इसीलिए की है कि आपने इसे सीखने की कोशिश करनी है, ना कि बहुत सारे सवालात निकाल लेने हैं कि जी आपने ये ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दिया। ये आप लोगों को समझाने के लिए है। अगर समझ आ जाए तो इट्स वेरी गुड, अगर समझ ना आए तो नो प्रॉब्लम, आप SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट दिए गए हैं, आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, आपको हर तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सो लेट्स गो ऑन कॉस्टिंग पैरामीटर्स। कॉस्टिंग पैरामीटर्स में सबसे पहले तो आपको कस्टमर का पता होना चाहिए कि कस्टमर का रीजन क्या है। अब रीजन का अगर आपको पता होगा तो आप बेहतर तरीके से कॉस्टिंग कर सकते हैं। अब यूरोप के लिए कॉस्टिंग और तरह से होती है, USA के लिए कॉस्टिंग और तरह से होती है, कस्टमर्स का फ़र्क है। सेकंड नंबर पे है आर्टिकल लेआउट एंड साइज़, क्रियो, क्वार्टर, लो कट, नो शो एट्सेट्रा। आप किस स्टाइल के लिए, आप किस आर्टिकल के लिए कॉस्टिंग करना चाह रहे हैं, आपको मुकम्मल पता होना चाहिए। साइकिल टाइम ऑफ द सॉक्स यू शुड नो, आपको पता हो कि जो जिस जॉब की आप कॉस्टिंग करने लगे हैं उसका साइकिल टाइम कितना है। एंड यू मस्ट नो द एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ योर यूनिट इन निटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि जब तक आपको एफिशिएंसी परसेंटेज का नहीं आइडिया होगा तो आप कॉस्टिंग सही तरह से नहीं निकाल सकते। व्हाट इज़ द नीडल काउंट ऑफ द सॉक्स, टोटल मशीन्स अवेलेबल एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दैट मशीन्स, heel type, real pouch, Y heel, extended heel, terry type, sandwich terry, standard terry and rough terry or half terry, weight of the socks per pair in knitting and finish weight. Finish weight is the most important and you can calculate the knitting weight on the basis of the finish weight. If knitting weight is the 55 grams per pair, then at 3 grams, 2.5 or 3 grams as per your opinion, as per your will, so it will be the knitting weights. 55 plus 3 grams, it means 58 grams will be the knitting weights. And you must know the stitching type of the socks. अब स्टिचिंग टाइप में अगर रोसो करेंगे तो कास्ट और होगी, ओवरलॉक करेंगे कास्ट और होगी, हैंड लिंकिंग करेंगे तो कास्ट और होगी, और अगर आप फाइन रोसो करेंगे तो उसकी कास्ट और होगी। तो यान कंजम्पशन इन निटिंग डिपार्टमेंट, यानी सॉक्स के अंदर जो यान की कंजम्पशन है वो कितनी है, ये आपने निकाल के रख लेनी है, आपको पता होना चाहिए। और आर्टिकल कंपोजिशन एज पर बाय स्पेक्स, उसकी ब्लेंड रेशो कितनी निकलती है। अब हमारे यहाँ पे तो कन्फ्यूजन आती है कि कंजम्पशन और कंपोजिशन को एक ही समझते हैं। कंजम्पशन बेसिकली यान की कंजम्पशन है और कंपोजिशन है कि उस कंजम्पशन के अंदर ब्लेंड रेशो क्या है, कॉटन कितनी है, नायलन कितनी है, पॉलिएस्टर कितना है,
स्पेंडेक्स कितनी है, ये वाली चीज़ें। तो निटिंग के अंदर वेस्ट परसेंटेज आपने रखनी है, वो आपको पता होना चाहिए। मोस्टली 10% रखते हैं, 3% फिनिशिंग के लिए, 7% निटिंग के लिए, या डिफरेंट यूनिट्स अपनी डिफरेंट वेस्ट परसेंटेज रखते हैं। तो आपकी परसेंटेज क्या है आपने वो लिख के रखनी है कॉस्टिंग से पहले। यार्न की प्राइसेस आपके पास होनी चाहिए अपडेटेड। प्रोसेस टाइप का आपको पता होना चाहिए। एंड यू मस्ट नो द ओवरहेड्स ऑफ द फैक्ट्री डिपार्टमेंट वाइज। फैक्ट्री के ओवरहेड कितने हैं ये आपके पास लिस्ट मौजूद होनी चाहिए ताकि डिपार्टमेंट वाइज एग्जैक्ट कॉस्टिंग निकल आए। डिपार्टमेंट वाइज जब आप कॉस्ट पर डजन निकालेंगे तो उसके लिए ओवरहेड्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एंड सम कस्टमर आस्क फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट्स, अल्ट्रा फ्रेश ट्रीटमेंट, एंटीबैक्टीरियल, विकिंग, मॉइस्चर मैनेजमेंट। तो हर एक ट्रीटमेंट की अपनी एक कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट पर डजन वो भी आपके पास होनी चाहिए, आपने निकाल के रखनी है। अदरवाइज आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग जब निकालेंगे तो उसमें डिफरेंस आएगा, या आप लॉस में चले जाएंगे या फिर इतनी आउट कर बैठेंगे कि कस्टमर जो है वो कैप्चर नहीं होगा। पैकेजिंग कॉस्ट आपने पर डजन निकालनी है, उसके पैरामीटर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। अब पैकिंग स्टाइल और पैकिंग टाइप वाइज हम एक गलती ये भी करते हैं कि हमें पैकिंग स्टाइल और पैकिंग टाइप में डिफरेंस का आइडिया नहीं होता। तो पैकिंग स्टाइल इज द व्हाट इज द एसेसरीज एंड पैकेजिंग ऑफ द स्टाइल, एंड टाइप हाउ मैनी पेयर्स आर इन वन यूनिट, यानी एक पैक के अंदर आपके पेयर्स कितने हैं, दिस इज कॉल्ड पैकिंग टाइप। और ये किस चीज़ में पैक हो रही है, बैक बोर्ड में है, प्रिंटेड पॉली बैग में है, बैंड रोल में है, किस चीज़ में है, दैट इज़ कॉल्ड पैकिंग स्टाइल। तो शिपिंग कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। 3 तरह की मोस्टली चलती है, FOB, फ्री ऑन बोर्ड, CNF, कॉस्ट एंड फ्रेट, CIF, इसमें इंश्योरेंस भी ऐड हो जाती है, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। तो ये आपके पास इसके रेट होने चाहिए। अब अगर थर्ड पार्टी ऑर्डर है तो उसमें कमीशन डाला जाता है, उसकी रेशो आपके पास होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए। बैंक और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस कितने आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, या आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। अगर सारे पैरामीटर्स आपके पास पता नहीं है आपको, यू हैव नॉट इन योर नोटबुक, तो आप इसको किसी तरह से भी लेके ना नोट करके रख लें, क्योंकि जब कॉस्टिंग शीट में डालने होते हैं तो ये सारी कैलकुलेशंस होनी चाहिए। कस्टम क्लीनेस का क्या खर्चा है, शिपमेंट हैंडलिंग के क्या चार्जेस हैं। अब डेप्रिसिएशन परसेंटेज भी डालती हैं फर्नीचर और मशीनरी के ऊपर, कुछ कंपनियां डालती हैं, कुछ कंपनियां नहीं डालती हैं। बड़ी कंपनियां जो हैं वो इसको लाजमी डालती हैं, छोटी कंपनियां जो कॉस्ट आउट हो जाती है, मीट नहीं कर पाते तो फिर इसको ओमिट कर देते हैं। तो ये भी एक नेसेसरी एलिमेंट है। तो मार्केटिंग की, पब्लिसिटी के, एडवर्टाइजमेंट के, इंस्पेक्शन के और अदर ओवरहेड्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो डेफिनेटली उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। कितना इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ले लें आप। और कितने प्रॉफिट पे आपने काम करना है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आपने जो है वो प्री डिसाइडेड होती है, 5%, 10%, 15%, जितने परसेंट पे भी आपने करना है। तो सबसे पहले हम निटिंग कॉस्ट हेड्स देख लेते हैं कि निटिंग की कॉस्ट पर डजन निकालनी है तो उसके लिए क्या क्या हेड हैं। तो डाटा जो हमारे पास मौजूद है, हमने USA के लिए स्टाइल की कॉस्टिंग करनी है। क्रियू स्टाइल है, 90 सेकंड्स उसका साइकिल टाइम है, 80% एफिशिएंसी रखी है, साइज़ है 10-13, 108 नीडल पे है, 4 इंच डाया में। सैंडविच टेरी है, रियल हील बननी है, 55 ग्राम्स उसका निटिंग फिनिश वेट है और निटिंग वेट 58 ग्राम्स है। 100 मशीन्स के ऊपर हमने इसकी कॉस्टिंग निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप निटिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स देखें। यू मस्ट नोट द ओवरहेड्स ऑफ द निटिंग डिपार्टमेंट। उसमें 3-4 मेन हेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निटिंग यूटिलिटीज़ ओवरहेड है, वो कितना है कैलकुलेट करके रखा हुआ है मैंने, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लें। मशीन्स की मेंटेनेंस पे कितना खर्चा आता है पर मंथ, मशीन के पार्ट्स कितने यूज़ होते हैं, सैलरीज कितनी बनती हैं निटिंग डिपार्टमेंट की, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके जो यहाँ पे कैलकुलेट की हुई हैं वो हमने अपने जनरल स्टैंडर्ड के ऊपर कैलकुलेट की हुई हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये आपके भी वैसे ही होंगी। यू कैन कैलकुलेट योर ओन ओवरहेड्स एंड इट मे बी डिफरेंट फ्राम आवर्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने कैलकुलेट किए वही आपके हों। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हम आपको तरीका बता रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं। फिगर्स आपने जो हैं वो अपनी लेनी है, अपने यूनिट की कैलकुलेट करनी है, वो जितनी भी हैं वो आपने पुट कर देनी है। तो यहाँ पे निटिंग के टोटल ओवरहेड्स जो हैं वो 62,15,360 निकल आए। तो अब हमने इसके ऊपर जो है वो कॉस्ट पर डजन निकालनी है।
Now you should calculate the cycle time, actual cycle time. There will be a difference between the actual cycle time and given cycle time. अब गिवन साइकिल टाइम 90 सेकंड्स है, एफिशिएंसी 80% है, तो हमने एक्चुअल साइकिल टाइम निकालना है. अब एक्चुअल साइकिल टाइम मीन्स कि आपकी डेफिशिएंसी कितनी है उसको हमने ऐड करना है ताकि निटिंग डिपार्टमेंट को लॉस ना आए. तो डेफिशिएंसी परसेंटेज हमने निकालनी है, 100 से -80% रखी है, तो 20% हम डेफिशिएंसी दे रहे हैं निटिंग डिपार्टमेंट को एफिशिएंसी की शक्ल में. ठीक है, चूंकि 80% एफिशिएंसी रखी है ना 100% की बजाय. तो साइकिल टाइम को आपने डेफिशिएंसी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड 100 कर देना और प्लस जो एक्चुअल साइकिल टाइम है वो प्लस कर देना है. तो 90 इंटू 20% प्लस 90, तो ये 18 सेकंड डेफिशिएंसी निकल आई हमारी. अब 18 को प्लस कर दिया 90 में, तो 108 सेकंड्स एक्चुअली कॉस्ट कर रहा है हमें साइकिल टाइम. तो 108 के ऊपर ये प्रोडक्शन कैलकुलेशन करनी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी निकालनी है पर डजन कॉस्ट के लिए. तो पर डजन कॉस्ट के लिए जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि 1 घंटे के सेकंड्स में कन्वर्ट करना है. 1 घंटे को 3600 सेकंड्स बनते हैं. तो उसको जब हमने एक्चुअल साइकिल टाइम के ऊपर डिवाइड किया तो 33.33 डजन निकल आई पर मशीन. अब एक मशीन की जब 33.33 डजन निकल आई तो हमारे पास 100 मशीन्स हैं, तो यू शुड मल्टीप्लाई द 100 मशीन्स. तो 3333.3 डजन निकल आई हमारी एक दिन की प्रोडक्शन. चूंकि कॉस्टिंग में हम पूरे मंथ की प्रोडक्शन कैपेसिटी लेते हैं, तो यू मस्ट मल्टीप्लाई द वन डे प्रोडक्शन विद द 30 days टू कैलकुलेट द पर मंथ प्रोडक्शन. तो 99,999 डजन निकल आई आपकी एक महीने की प्रोडक्शन. तो राउंड फिगर में हम 1 लाख डजन इसको कंसिडर कर लेते हैं. तो मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी जो हमारी निकली दैट इज द 1 लाख डजन. अब 1 लाख डजन जो निकली हैं, अब हमारे निटिंग के टोटल ओवरहेड जो निकले, पहले 62 लाख समथिंग निकले, तो ओवरहेड्स को हमने टोटल प्रोडक्शन के ऊपर डिवाइड कर देना है. ये जैसा कि नीचे डिवाइड किया भी हुआ है, 62,15,360 डिवाइडेड बाय 1 लाख डजन. तो ये ₹62.15 कॉस्ट पर डजन निकल आई हमारे निटिंग डिपार्टमेंट की. अब हम इसमें सब कुछ शामिल कर चुके हैं. निटिंग की सारी कॉस्ट हमने डाल ली है. कुछ लोग गलती करते हैं कि सारी चीजें डाल भी लेते हैं और एंड पे जाके फिर कहते हैं जी बिजली का बिल कितना है. तो इस तरह से कैलकुलेशन आउट हो जाती है. अब हमने ओवरहेड्स निकाले तो यूटिलिटीज के अंदर सारी चीजें आ गई हैं. आपका बिजली का खर्चा क्या है, कितने आपने वहां पे रिसोर्सेज यूटिलाइज किए यूटिलिटीज के, तो सारा कुछ आ गया. जब ओवरहेड्स आपने कैलकुलेट कर लिए, और ओवरहेड्स को कैलकुलेट करना इसीलिए जरूरी है कि आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट निकल आए. तो यू कैलकुलेटेड द कॉस्ट पर डजन एट निटिंग 62.15 रुपीज. अब जितनी भी चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं फार्मूलाज में, तो वो कॉस्टिंग शीट के जो फार्मूले लगे हुए हैं एक्सेल में या सॉफ्टवेयर में, तो उसमें पुट किए हुए हैं बैकग्राउंड में सारे. तो उसका लेआउट जो है वो सामने दिखा दिया गया है कि इसको कैलकुलेट करें तो 62.15 कैसे निकलती है, किस किस हेड में क्या क्या एंट्री डाली हुई है. तो ये भी दिखा दिया गया है ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये कॉस्टिंग शीट में कैसे इनपुट डालते हैं. नाउ निटिंग कॉस्ट फॉलोड बाय द मटेरियल कॉस्ट. निटिंग कॉस्ट के बाद मटेरियल कॉस्ट निकालनी है. तो वी हैव रिटन द 4 हेड्स फॉर मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन. तो इसमें सबसे पहले जो यार्न्स हैं वो आपके पास पता होना चाहिए, कौन कौन से यार्न यूज हुए हैं, उनके क्या रेट हैं. जैसा कि हमने ये लिखा है कि 12 सिंगल RG ब्लैक 13,000 पर बैग है, 70 डबल नाइलन ब्लैक 660 रुपीज़ पर केजी है, 2150 स्पेंडेक्स जो है पोलिएस्टर कवर स्पेंडेक्स 590 पर केजी है, 140-75 पोलिएस्टर कवर स्पेंडेक्स वाली जो इलास्टिक है वो 880 रुपये पर केजी है. तो अब यहाँ पे जो कंजम्पशन है निटिंग में वो लिखी हुई है. कॉटन जो 12 सिंगल यूज़ हुई है 74%, नायलन 1%, स्पेंडेक्स 19% और इलास्टिक 6% यूज़ हुई है. तो ये 100% हो जाता है. अब थर्ड नंबर पे है वेट कैलकुलेशन. निटिंग वेट 58 पेयर्स पर ग्राम जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है. तो 12 पेयर्स एक डजन में होते हैं. तो टोटल वेट जो एक डजन का निकालना ज़रूरी होता है ताकि ये इसका जो कंजम्पशन रेशो है इसके मुताबिक कौन से फाइबर का कितने ग्राम बनता है. 1 पेयर ऑफ सॉक्स तो वो कैलकुलेट किया हुआ 696 ग्राम्स पर डजन निकलते हैं.
तो निटिंग की वेस्ट जो 10% डाली है तो उसमें 7% निटिंग के लिए, 3% फिनिशिंग पे है। 3% फिनिशिंग की जो वेस्ट है वो हमने डाली है कि 7% निटिंग में वेस्ट होगी, 3% आगे जाके भी बी ग्रेड होगा, तो इसकी कॉस्ट हमने निटिंग में ही डाल लेनी है। और जब फिनिशिंग पे जाके फिनिशिंग वेस्ट निकालेंगे तो वहाँ सिर्फ रिसोर्सेज की वेस्टेज डालेंगे, वहाँ कॉस्ट की वेस्टेज नहीं डालेंगे। नाउ वी शैल कैलकुलेट द फाइबर ग्राम्स इन कंजम्पशन, जो कि हमने 74%, 1%, 19%, 6% रखी, तो इसके हिसाब से 696 ग्राम्स हैं पर डजन के। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अ पर फाइबर। तो 12 सिंगल आरजी जो है इसको जब हमने कैलकुलेट करना है तो डजन वेट को कंजम्पशन परसेंटेज से डिवाइड कर देना है, तो टोटल ग्राम्स निकल आएंगे। 696 डिवाइडेड बाई 74%, तो 515.04 ग्राम्स निकल आए हमारे 12 सिंगल आरजी के एक डजन के अंदर। इस तरह बाकी फाइबर्स को भी कैलकुलेट किया, 6.96 ग्राम्स निकल आए नाइलन के, 132.24 ग्राम्स निकल आए इसके स्पेंडेक्स के, और 41.76 ग्राम्स निकल आए इसके इलास्टिक के। व्हेन वी कैलकुलेट टोटल ऑल 4 फाइबर्स, तो 696 ग्राम्स जो हैं वो बन जाते हैं, जो एक डजन का वजन है। इट मीन्स कि आवर कैलकुलेशन इज एग्जैक्ट, वेट इज मीटिंग द रिक्वायर्ड वेट। तो अब हमने रेट पर ग्राम निकालना है, तो रेट पर ग्राम जब निकालेंगे तो उसके लिए जो फार्मूला होगा, पहले हमने आरजी के लिए अगर करते हैं तो रेट पर बैग जो है उसको डिवाइडेड बाय केजीज कर देना है ताकि उसके केजीज निकल आएँ। फिर जो केजीज होंगे उनको ग्राम्स के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो वो फिर रेट पर ग्राम निकल आएगा। जैसा कि 13,000 रेट है पर बैग का, 45.36 जो है उसके केजीज हैं बैग के, तो 286.596 पर केजी रेट निकल आया। और पर केजी रेट को डिवाइड कर दिया 1000 ग्राम से, तो 0.2866 पर ग्राम निकल आया रेट इसका। इसी तरह 0.66 रुपी पर ग्राम निकल आए नाइलन के, और 0.59 रुपी निकल आए पर ग्राम स्पेंडेक्स के, और 0.88 रुपी पर ग्राम निकल आए इलास्टिक के। तो दिस वाज द कैलकुलेशन ऑफ टोटल रुपीज़ ऑफ द कंजम्पशन, यानी जो मटेरियल यूज़ हुए हैं उनकी कंजम्पशन के मुताबिक उनके रेट क्या निकलते हैं। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देना है कि कितना कितना यार्न यूज़ हुआ है ग्राम्स में, तो वो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी मटेरियल की, केस में कितना मटेरियल यूज़ हुआ है। नाउ कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। 12 सिंगल आरजी ब्लैक जो है उसकी कॉस्ट निकालने के लिए टोटल ग्राम्स पर डजन जो कैलकुलेट हुए उसको मल्टीप्लाई कर देना है रेट पर ग्राम के साथ। हमारे पास 515.04 निकले थे ग्राम्स पर डजन 12 सिंगल आरजी के, मल्टीप्लाई रेट पर ग्राम 0.2866 से मल्टीप्लाई जब किया तो 147.61 रुपीज़ निकल आए टोटल 12 सिंगल आरजी के लिए। लाइक दिस 4.59 rupees for 70 double nylon, 78.02 for spandex and 36.75 for elastic. Total rupees for the material 260.97 rupees per dozen निकला है। Now calculate the waste। अब knitting waste plus material cost। अब knitting cost जो है उसको हमने इसलिए डालना है कि knitting cost जो आई है 62.15, इस पे जो रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, जब सॉक्स वेस्ट होंगी तो वो रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, तो वी शुड पुट रिसोर्सेज वेस्ट आल्सो इन निटिंग वेस्ट। तो 62.15 की जो टोटल हमारी कॉस्ट निकली थी निटिंग की, इसको प्लस किया हमने 266.97 जो मटेरियल कॉस्ट है, और मल्टीप्लाई कर दिया 10% के साथ, क्योंकि निटिंग कॉस्ट की भी 10% कॉस्ट वेस्ट होगी ना। तो ये टोटल निकल आया 32.91 रुपी पर डजन वेस्टेज कॉस्ट निकल आई। तो हमारे पास टोटल अब वेस्टेज डाल के और मटेरियल्स की कॉस्ट डाल के टोटल मटेरियल कॉस्ट इज द 299.89 रुपीज़ पर डजन। This is the material cost calculation format. All the values and parameters discussed earlier has put into this costing sheet. 696 grams per dozen weight, और
टोटल मटेरियल कॉस्ट जो निकली 266.97 निकली और वेस्टेज की कॉस्ट जो 32.91 निकली। तो ये इसलिए दिखाया गया है कि कॉस्टिंग शीट में हमने इसको किस तरह से फॉर्मेट करना है, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव कैलकुलेशंस हैं और बैकग्राउंड सिंटैक्स में जब फार्मूले लगाते हैं तो उनमें गलती ना हो। तो ये टैली करने के लिए जो हमने पीछे कैलकुलेट किया है वो शीट के अंदर जब डाला तो सेम कैलकुलेशन निकलती हैं या नहीं निकलती, तो इसलिए ये फॉर्मेट भी साथ में दिखा दिया गया है। आप अपना फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही फॉर्मेट हो, आप अपने तरीके से जिस तरह मर्जी डिज़ाइन कर लें। इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने अपनी कंपनी के लिए किस तरह का फॉर्मेट डिज़ाइन करना है। नाउ वी विल कैलकुलेट द स्टिचिंग कॉस्ट. Stitching cost had three segments. First of all, production capacity calculation. Second one is the overhead calculation. Third one is the stitching thread cost per dozen calculation. तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी जो हमने रखी है वो एवरेज बेस रखी है कि 5 मशीनें हैं फैक्ट्री के अंदर रोसो की और 750 डजन 3 शिफ्ट्स में एक मशीन प्रोडक्शन देती है। ये एवरेज बेस्ड है, अब कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है, एवरेज में 750 ही दी गई है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो 5 मशीन की एक दिन की प्रोडक्शन 3750 डजन्स बन गई। तो पर डे की प्रोडक्शन को जब हमने मल्टीप्लाई किया 30 डेज़ के साथ तो एक महीने की 1,12,500 डजन बन गई। ये कॉस्ट पर डजन निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि उस डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी आप कैलकुलेट कर लें ताकि टोटल जितने ओवरहेड हों उसको हम टोटल प्रोडक्शन के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपकी कॉस्ट पर डजन निकल आए। तो स्टिचिंग यूटिलिटीज़ ओवरहेड निकाल लिए, मशीन मेंटेनेंस निकाल ली, मशीन के पार्ट्स निकाल लिए, सैलरीज निकाल ली। और सैलरीज़ में अब दोनों ऑप्शंस होती हैं कि पीस रेट पे आप निकाल लें या आप सैलरी डाल लें, लेकिन उसको इतना इक्वल रखिएगा कि पीस रेट और सैलरी में डिफरेंस ना आए, क्योंकि मोस्टली जो है वो स्टिचिंग पीस रेट पे होती है, तो इसलिए पीस रेट पे बेहतर है कि आप कैलकुलेट करें। अब थर्ड वन है कि जी टोटल स्टिचिंग ओवरहेड्स कितने हो गए। तो आप टोटल स्टिचिंग ओवरहेड्स को हमने टोटल स्टिचिंग प्रोडक्शन के ऊपर जब डिवाइड कर दिया तो आपकी 6.24 रुपीज़ ओवरहेड कॉस्ट निकल आई पर डजन। अब ये ओवरहेड कॉस्ट जब निकली है तो इसके साथ हमारा स्टिचिंग थ्रेड भी यूज़ होता है, तो उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं कि पर पेयर स्टिचिंग थ्रेड कंजम्पशन जो होती है नॉर्मली 1.25 ग्राम्स होती है। ये भी डिफरेंट हो सकती है, कुछ लोग 1.150 ले लेते हैं, लेकिन एवरेज बेस 1.25 होती है। अब ये सॉक्स की स्टिचिंग टाइप पे भी डिपेंड करता है कि कितना है, तो आप कैलकुलेट करके एक्चुअल डाल दीजिएगा। ये जनरल स्टैंडर्ड है जो हमने डाला है यहाँ पे। तो पर डजन स्टिचिंग थ्रेड कंजम्पशन 1.125 इंटू 12 पेयर्स तो 1.500 ग्राम्स आ गई एक डजन की स्टिचिंग थ्रेड की कंजम्पशन। अब स्टिचिंग थ्रेड जो है उसकी कॉस्ट जो है नॉर्मली 2200 रुपीज़ पर केजी है, तो इसकी पर ग्राम कॉस्ट जो निकाली हमने 2200 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स तो 2.20 ग्राम्स निकल आई। तो स्टिचिंग थ्रेड की जो कॉस्ट पर डजन निकल आई 1.5 ग्राम्स पर डजन इंटू 2.20 रुपीज़ पर ग्राम जो रेट है उसको मल्टीप्लाई किया तो 3.30 रुपीज़ निकल आई कॉस्ट पर डजन जो स्टिचिंग थ्रेड की। अब 6.24 निकल आई हमारी ओवरहेड्स की कॉस्ट और 3.30 जो निकल आई है इसकी कॉस्ट स्टिचिंग थ्रेड की। तो इन दोनों को टोटल कर लें। नाउ सम ऑफ द थ्री कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर डजन इन स्टिचिंग। पर डजन ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू 6.24, पर डजन स्टिचिंग थ्रेड कॉस्ट 3.30, other miscellaneous cost per dozen, production movement, production handling, transportation, like this some expenses will be here। तो कैलकुलेट कर लिया हमने कि जी ₹1 पर डज़न कॉस्ट आ जाएगी हमारी अदर ओवरहेड्स की, तो उसको डाल दिया तो टोटल स्टिचिंग की कॉस्ट जो निकल आई है वो 10.54 डज़न निकल आई है। अब स्टिचिंग के बाद प्रोसेसिंग कॉस्ट निकालनी है, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट में भी सारे हेड्स जो हैं वो डालने हैं। केमिकल कितना लगता है, यूटिलिटीज़ कितनी कंज्यूम होती हैं, मशीन मेंटेनेंस कितनी है, मशीन पार्ट्स कितने हैं, सैलरीज कितनी हैं, टेस्टिंग लैब पे कितना खर्चा आता है और स्पेशल ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो उस पर कितना खर्चा आता है। 3 प्रोसेस होते हैं प्रोसेसिंग में, वॉशिंग प्रोसेस, ब्लीच प्रोसेस यानी जो वाइट करते हैं सॉक्स को, डाई प्रोसेस, डाई सॉक्स इन एनी कलर। तो अब यहाँ पे आपके टेस्ट के लिए है छोड़ दिया गया है, हम कर सकते हैं कैलकुलेट जैसा कि पहले किया हुआ है, जस्ट फॉर योर टेस्ट कि आप एक
असाइनमेंट खुद भी करके देखें कि प्रोसेसिंग की जो रेसिपी की कॉस्ट है वो किस तरह कैलकुलेट करनी है। किसी भी प्रोसेसिंग एक्सपर्ट के साथ आप डिस्कस करें रेसिपी क्या है, केमिकल कितना लगता है पर डज़न, और पर डज़न केमिकल जो है वो कितने ग्राम्स लगा और ग्राम पर ग्राम रेट क्या है, तो उसको कैलकुलेट करके आप ये निकाल सकते हैं। यहाँ हमने सिर्फ टाइम सेविंग के लिए, चूँकि वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, तो हमने कैलकुलेटेड ₹65 पर केजी कॉस्ट डाली है वॉशिंग की। चूँकि ये आरजी में सिर्फ वॉश होंगी, सॉफ्टनर लगेगा, तो उसकी जो कॉस्ट है ₹65 पर केजी डाली है, जो कि डज़न के ऊपर निकालेंगे तो 45.24 रुपीज़ पर डज़न निकल आएगी। तो इसको हमने एंड पे में कर लेना है, जो कॉस्ट पर डज़न निकालनी है ओवरऑल। तो इसमें जब हम इसको सब टोटल में डालेंगे तो ये टोटल में ऐड हो जाएगी कि प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी है। नाउ कैलकुलेट द प्रेसिंग कॉस्ट। प्रेसिंग कॉस्ट इज़ द सिमिलर टू स्टिचिंग कॉस्ट, उतने ही हेड इसके अंदर है तकरीबन जिस तरह हमने कैलकुलेशन निकाली स्टिचिंग की, प्रोडक्शन की। अब प्रेसिंग कॉस्ट की जो है वो प्रेसिंग डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन निकाल लें हम, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी बनती है। फिर प्रेसिंग डिपार्टमेंट के जो हैं ओवरहेड्स निकाल लें, सामने आपके निकले हुए हैं कितने निकलते हैं। तो टोटल ओवरहेड्स को जब आप इसमें डाल देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल प्रोडक्शन के ऊपर, तो 17.50 ओवरहेड्स की कॉस्ट निकल आएगी। अब चूँकि प्रेसिंग से पहले सॉक्स को टर्निंग भी करनी होती है, सॉक्स जब प्रोसेस होती हैं तो उसके बाद जो है वो उसकी टर्निंग करते हैं, तो टर्निंग की कॉस्ट 2.5 रुपीज़ पर डज़न डाल ली। तो चूँकि टर्निंग प्रोसेसिंग के बाद प्रेसिंग सेगमेंट में ही होती है, तो इसको हम प्रेस में ही ऐड कर लेते हैं। वैसे आप अपनी कॉस्टिंग शीट में टर्निंग का हेड अलहदा से भी बना सकते हैं। तो टोटल प्रेसिंग कॉस्ट पर डज़न जो आ गई आएगी वो ओवरहेड्स प्लस टर्निंग को जब प्लस करेंगे 17.50 प्लस 2.50 इज इक्वल टू ₹20 पर डज़न निकल आई प्रेसिंग की कॉस्ट। अब ये डिफर कर सकती है, क्योंकि कुछ लोग मैनुअल प्लांट्स के ऊपर प्रेसिंग करते हैं, कोई बोर्डिंग मशीनों के ऊपर स्टीम बोर्डिंग करते हैं, और कुछ मैनुअल प्लांट्स के ऊपर करते हैं। तो जिस तरह का सेटअप आपकी कंपनी के अंदर है, आप उसके हिसाब से ओवरहेड्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी और कॉस्ट कैलकुलेट करके डालिएगा। अगेन थर्ड टाइम आई एम रिमाइंडिंग टू यू कि ये हम सिर्फ फार्मूले बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं, और जो है वो कैलकुलेशंस बता रहे हैं, फॉर्मेटिंग बता रहे हैं। ये फिगर्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिगर्स आपकी कंपनी की अपनी होंगी। हमने 100 मशीन के यूनिट की बेस के ऊपर स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस लिए हैं, उसकी बेस पे जो कॉस्ट निकल रही है ये ऑलमोस्ट 95% ठीक है। 5% प्लस माइनस हो सकती है, जो आप अपने यूनिट के हिसाब से सेट कर लेंगे। अब हमने पैकिंग और पैकेजिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो पैकिंग की पहले कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है कि एक डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी निकलती है, फिर उस डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन के ओवरहेड्स क्या हैं वो अलग-अलग आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसको ब्रीफली देख सकते हैं। हमने सिर्फ फिगर्स कैलकुलेट करके उसको ब्रीफ कर दिया है कि टोटल ओवरहेड्स जो बने उसको टोटल प्रोडक्शन के ऊपर जब डिवाइड किया तो पैकिंग की जो ओवरहेड्स की कॉस्ट आएगी उसमें लेबर वगैरह सब कुछ शामिल होगी, तो 16.67 आएगी इसकी कॉस्ट। इसको हमने जब कॉस्टिंग शीट में डालना आता है तो दो तरीके होते हैं कि या तो इकट्ठे डाल लें या फिर पैकिंग और पैकेजिंग अलग-अलग कर लें। तो अब हम देखें पैकेजिंग को किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब पैकेजिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी पैकिंग की टाइप और स्टाइल क्या है। तो हम देखते हैं कि पैकिंग टाइप है 3 पेयर पर यूनिट, और पैकिंग स्टाइल है कि वाटरफॉल हैंगर के साथ पैकिंग होनी है, जिसे नॉर्मली कैस्केड पैकिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम एसेसरीज देखते हैं कि एसेसरीज मीन्स के पैकेजिंग मटेरियल क्या क्या लगना है। 3 पेयर का एक बैकबोर्ड लगेगा जो वाटरफॉल पैकिंग की टाइप होगा, हैंगर लगेगा, एक जे हुक, स्कॉच टेप लगेगी जो कि नॉर्मली पैकिंग में डब्बे की टेप कैलकुलेट करके, और जो पैक्स के ऊपर लगती है 5 यार्ड टेप लगती है। तो टैग पेन्स कितनी लगती हैं एक पैक के ऊपर, और फिर आगे कार्टन जो हैं वो टोटल। अब अगर कार्टन की कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं कि टोटल रुपीज़ को डजन्स के ऊपर डिवाइड कर दें, या एक कार्टन के अंदर 7 डजन डल रही हैं, हमने 7 डजन्स के ऊपर कैलकुलेट किया है, तो 7 को जब हम कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.143 पर डजन डब्बे का हिस्सा आ जाएगा ना। तो ये दोनों तरीके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि या तो टोटल कॉस्ट ऑफ कॉटन को डिवाइड कर दें 7 पे, या
जो एक डब्बा है उसको 7 डजन आनी है, उसमें उसको 1 और 7 पे डिवाइड कर दें तो इजी जिस तरह आपको लगे वैसे कर लें। हमने किया कि कॉटन 0.143 पर डजन यूज़ होगा तो वो निकाल लिया है। अब 3 पेयर वाटरफॉल बैकबोर्ड जो होता है नॉर्मली 23 रुपीज़ का आता है, तो 3 पेयर का एक है तो 1 डजन के अंदर 4 पैक बने तो मल्टीप्लाई बाय 4 तो 92 रुपीज़ आ गया बैकबोर्ड की कॉस्ट। अब जो हैंगर होगा 2.5 रुपीज़ का तकरीबन बनता है, और स्कॉच टेप 5 यार्ड जो होती है वो 0.95 रुपीज़ आती है, तो 4.75 रुपीज़ की टेप लग गई एक डब्बे के ऊपर। टैग पेंस जो हैं 0.75 की लग गई, और कॉटन जो है वो 0.143 इंटू 125 तो 17.88 रुपीज़ का डब्बा लग गया इसके अंदर। नाउ कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, तो टोटल पैकेजिंग कॉस्ट जो आ गई वो 117.88 आ गई, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन ये महंगी पैकिंग होती है। कैस्केड पैकिंग बैकबोर्ड लगता है और इसमें कलर कम्बिनेशन ज़्यादा है, लेमिनेशन वगैरह कॉस्टली होती है, तो इसलिए ये कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा निकली है, लेकिन कस्टमर इसको पे करता है। आपने ये देख के कॉस्ट नहीं हटा लेनी कि जी ये ज़्यादा बन गई है। आप अपनी कॉस्टिंग शीट में पैकेजिंग कॉस्ट 117.88 डालिए और इसको कैलकुलेट कीजिए। अब हमने शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो CIF कॉस्ट जो है वो ग्रीस के लिए एक कंटेनर की ली है। दोनों तरीकों से हम देखते हैं कि CIF में क्या बनता है, FOB में क्या बनता है, ताकि डिफरेंस भी क्लियर हो जाए। तो CIF कॉस्ट में जो जितना खर्चा डलता है वो हमने सारे लिख लिए हैं। ओशन फ्रेट है, BL फी है, ENS है, ट्रांसपोर्टेशन है, पोर्ट वार्फेज है, ANC के चार्जेस हैं, कस्टम क्लियरेंस है, एजेंसी कमीशन है, और टोटल चार्जेस इतने बन गए। अब FOB के ऊपर जाएंगे तो वही चार्जेस लगेंगे, कराची तक ये चार्जेस होते हैं, यानी हमारी FOB जो है वो कराची होती है, तो कराची तक चार्जेस लगते हैं जो वो डाल लेने हैं। सिर्फ ओशन फ्रेट नहीं डालना, चूंकि CIF का मतलब होता है कास्ट इंश्योरेंस फ्रेट, तो वहां तक डाल लेना है, तो यानी कि कस्टमर की पोर्ट तक। तो जब FOB होगा तो हमारी अपनी पोर्ट कराची तक होना है, तो वो दोनों डाल लिए हैं। अब जब CIF पे करते हैं तो 10,73,560 रुपये बनते हैं, और जब FOB करते हैं तो 1,12,341 बनते हैं। ये 20 फीट कंटेनर है, इसमें 6,175 डजन जा रही हैं। जब CIF पे कैलकुलेट करते हैं तो 10,73,560 को डिवाइड कर दिया हमने 6,175 डजन के साथ, जितनी डजन कंटेनर में जा रही हैं, तो 1 डजन की जो कॉस्ट आ गई शिपिंग की वो 173.86 आ गई। अब इसी को अगर हम FOB के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये 18.19 रुपीज़ आ गई इसकी कॉस्ट FOB के लिए। तो जो टर्म आपने तय की है आपने उसी के हिसाब से डालनी है कॉस्टिंग में। हमने समझाने के लिए दोनों डाल दी हैं, लेकिन हम जो कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट उसमें FOB कॉस्ट डालेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कंटेनर्स जो होते हैं FOB कॉस्ट के ऊपर होते हैं। नाउ कैलकुलेशन सेगमेंट इज कंप्लीटेड। अब हमने सिर्फ टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज या प्रोसेस वाइज। तो निटिंग कॉस्ट हमारी निकल आई, यार्न की कॉस्ट निकल आई, वेस्ट कॉस्ट निकल आई, स्टिचिंग की कॉस्ट निकल आई, प्रोसेसिंग की कॉस्ट निकल आई, प्रेस कॉस्ट निकल आई, पैकिंग कॉस्ट निकल आई, पैकेजिंग कॉस्ट निकल आई, और FOB कॉस्ट हमने निकाल ली। अब हम बैंक चार्जेस डालते हैं इसमें। बैंक चार्जेस मोस्टली जो है ना 1.5% डाल लेते हैं, ये प्लस माइनस होते रहते हैं। वो आपका बैंक आपको बता देता है कि जी आपकी शिपमेंट के ऊपर किस वैल्यू पे कितने चार्जेस बनते हैं। तो जनरल स्टैंडर्ड पे 1.5% के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिए। फिर अदर ओवरहेड्स आपने डालने हैं। देखें पूरी फैक्ट्री की ट्रांसपोर्टेशन है, फ्यूल्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी कॉस्ट में हम स्पेशली नहीं डाल सकते। ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया फैक्ट्री का एक GM है, उसका फ्यूल है, तो वो आप नहीं डाल सकते किसी एक डिपार्टमेंट में, वो हम अदर ओवरहेड्स में डाल लेते हैं। तो ऐसे ओवरहेड जो किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं डालते उसको अदर ओवरहेड में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो हमारे बने हैं 10 रुपये पर डजन के हिसाब से। अब फिनिशिंग वेस्ट जो हमने कैलकुलेट की वो 6.32% बनी। तो इन सारे हेड्स को, सॉरी कॉस्टिंग को जो हमने जब सम किया तो सम अप करने के बाद टोटल कॉस्ट जो हमारी रुपीज़ में आ गई वो 615 रुपीज़ .97 आ गई पर डज़न। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है करेंसी रिक्वायर्ड में कि किस कस्टमर को हमने देना, चूँकि USA बेस्ड है तो डॉलर में ही होगा, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि जी डॉलर में कितनी प्राइस बनती है। अब हमें ये कॉस्टिंग रिक्वायर्ड तो डॉलर में है, लेकिन आसानी के लिए तीनों करेंसीज में कर दी है, डॉलर में भी, यूरो में भी और पाउंड में। यही 3 मेजर करेंसीज हैं जिनके अंदर कॉस्टिंग निकलती है।
तो टोटल जो रुपीज़ बने 615 रुपी .97 तो उसको हमने डॉलर का रेट आज का ले लिया 205 रुपये और 209 रुपये रेट ले लिया यूरो का और पाउंड का रेट ले लिया 247। अब जब हम इसको 615.97 को डिवाइड कर देते हैं 205 के ऊपर तो ब्रेक इवन जो निकलता है वो $3 निकलता है। अब जब ब्रेक इवन निकल आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपके खर्चे ही हैं, इसके ऊपर अब आपने अपना प्रॉफिट डालना होता है। तो आपने प्रॉफिट 5% डाला तो 3.15 निकल आई, 10% डाला तो 3.31 निकल आई, 15% डाला तो $3.46 निकल आई। तो आप अपने हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, टॉप मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस के लिहाज से जितना प्रॉफिट डालना है डाल के तो ये प्राइस आप कोट कर सकते हैं। एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, यू मस्ट कीप द क्वेश्चन ऑफ नेगोशिएशन। कस्टमर को जब आप प्राइस देते हैं तो नेगोशिएट करता है तो उतना मार्जिन आपने ज़रूर रखना होता है कि कस्टमर नेगोशिएशन में कितना डाउन हो सकते हैं। जो आपकी डेडलाइन बनती है उससे नीचे नहीं आना। तो इस तरह से करके आप अपनी कॉस्टिंग जो है वो कंप्लीट करें, इसको मैच्योर कर सकते हैं। दिस इज़ द कॉस्टिंग शीट, कंप्लीट कॉस्टिंग शीट फॉर्मेट फॉर SOX Expert Pakistan. Whatever we have discussed, put into this costing sheet. If you can design independently, it's too much, it's very good. If you are facing some problems, then let us know, हम आपकी हेल्प कर देंगे। इस फॉर्मेट को डिज़ाइन कीजिए, जिस तरह से फार्मूले कैलकुलेट किए हैं उनको पुट कीजिए और अपनी कंपनी की कॉस्टिंग कीजिए और एक अच्छे मार्केटर बन जाइए, क्योंकि मार्केटिंग के लिए कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आप इसको आप कॉपी करके या इसको आप डिज़ाइन करके या अपने तरीके से डिज़ाइन करके भी आप कॉस्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please update us with your sweet comments, feedback. We are waiting for your feedback. Contact us here. You can contact us for any queries, discussions, and for any support. We are always 24 hours available for your support. Thank you very much again. Goodbye.